गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी तथा आपका जो यूपी पीसीएस 2025 है, इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी शुरू की है, जिसमें हम लोग जो है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो पूरी एनसीईआरटी है उसको क्लियर कराएंगे। तो हमारी कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसको हमने क्लियर कर लिया है, जो कि 6 क्लास में हुई है। उसके बाद हमने जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू की है, जिसकी आज जो है पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद का जो हमारा सेशन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं पहले भैया कितने का मैसेज आया है। ठीक है, राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। ओनली सक्सेस वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। ओजी वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। ट्रेडिंग विद अजय वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आइए सब लोग क्लास में लाइव हो जाइए, अच्छे से आइए और जो क्लास को फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत अच्छी धुआंधार क्लास होने वाली है आज। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। बताना है आपको कौन सी जो प्रक्रिया आपकी है जल चक्र में सम्मिलित है। वाष्पीकरण है, दूसरा आपका संघनन है, तीसरा आपका वर्षण है, कूट आपका है केवल 1 और 2, सी कह रहा है आपका केवल 1 और 3, बी कह रहा है 2 और 3 और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। जी सूरज जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका है पहला, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए देखते हैं। तो आपका जो जल चक्र में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, आपका जो जल है जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फिर क्या होता है, जल वाष्पन होता है इसका, तो वाष्पीकरण होता है, तो आपका वाष्पीकरण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर क्या होता है, जब जल का वाष्पीकरण होता है तो ऊपर क्या हो, ठंडा होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका संघनन होता है, तो बादल बनते हैं, तो आपका संघनन भी हो जाएगा। जब बादल बनते हैं तो फिर क्या होता है, बरसात होती है या फिर आपकी वर्षण होती है जो आपका होता है उसमें, या फिर आपका जो वर्षण होती है आपका जल या फिर हिम के द्वारा होती है। जी बिल्कुल, क्विक रिवीजन डी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इसमें, आपका एक भी सही है, दूसरा भी है, तीसरा भी सही है, तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जिन रूपों में जो जल आपका जो जल होता है वो वाष्पीकरण होता है, उसके बाद जब वाष्पीकरण के बाद जब वो जाता है ऊपर, वहां पर संघनन होता है उसका। ठीक है, संघनन होता है, और संघनन होने के बाद जब फिर वह जमीन धरती पर आता है, गिरता है, वर्षा के रूप में या फिर आपके हिम के रूप में गिरता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जल चक्र बोलते हैं। क्लियर है, जल चक्र बोलते हैं। तो आपका जो है इसमें वाष्पीकरण भी आ जाएगा, संघनन भी आ जाएगा और वर्षण भी आ जाएगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए आपका सोडियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम क्लोराइड, सी कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और डी कह रहा है कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए आप लोग किसका जो है सर्वाधिक योगदान होता है सागरीय जल की लवणता में। ठीक है, तो किसका होता है, तो आपका जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड हम क्या बोलते हैं उसको नमक बोलते हैं ना, साधारण रूप से उसको नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है NaCl होता है, इसकी जो है सागरीय जल की, जी अनूप साहू जी ए, बहुत शानदार, वेरी गुड, क्विक रिवीजन जी ए, बहुत बढ़िया जी, सक्सेस जी ए हो जाएगा आपका। और जो सागरीय जल की जो आपकी लवणता होती है, सागरीय जल की जो आपकी लवणता होती है, कि लवणता होती है कितनी होती है, वो एवरेज में होती है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है ना। जो आपका ये वाला जो साइन होता है, ये वाला जो होता है, इसको हम ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक है, मतलब है कि 1000 ग्राम लीटर जो जल होता है उसमें कितने ग्राम जो है उसमें लवणता है उसको नापते हैं। ठीक, 1000 ग्राम जल में। ठीक है, चलिए तो आपका जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए आपका है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, बी कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सी कह रहा है सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 बताना है कि महासागर में
जो ज्वार भाटा आता है ना, क्या होता है कि जल, जो ज्वार आता है तो क्या होता है, जल जो है आगे तक आ जाता है, और जब भाटा आता है तो जल पीछे की ओर चला जाता है। तो वो किस प्रकार होता है, कौन सा कारण इसमें है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, या सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या होता है, जो आपका सूर्य है, ठीक है, ये जो आपका सूर्य है, हमारा सूर्य है, और जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है, इनके दोनों के जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, इनके दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर बीच में है, फंसी हुई है ना, तो इनके दोनों के कारण जो है हमारा क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, ठीक है, ज्वार भाटा आता है। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर है जी? संजीव जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया। क्विक रिवीजन का सी आया है, ओजीए वाले सक्सेस जी, अनूप जी, सबका सी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बताना है आपको कि बृहद, बड़ा ज्वार कब आता है। ऑप्शन ए कह रहा है जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में हो। बी कह रहा है जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं। सी कह रहा है जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है। और डी कह रहा है जब बहुत तेज हवाएं चलती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, बताइए आप लोग कि जो है 4 में आंसर क्या होगा, बताइए भैया आप लोग, ठीक है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, तो कह रहा है कि बृहद ज्वार कब आते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा जी, ओजीए वाले 4 का है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिजगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं ना, इसको हम सिजगी बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं ना। तो आपका जो सूर्य है, चंद्रमा है एवं पृथ्वी, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो क्या होता है, उसमें जो है सूर्य और जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत प्रभावी होता है, और उसमें बृहद ज्वार आता है। क्या होता है, बृहद ज्वार आता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजीव जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले, क्विक, सबका बढ़िया आ रहा है, बहुत शानदार ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 5, कह रहा है कि बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं। बताना है आपको कि जो आपके बृहद ज्वार होते हैं ये किन दिनों में आते हैं। ऑप्शन ए आपका है पूर्णिमा है, बी है अमावस्या है, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको बृहद ज्वार कब आता है। बताइए आप लोग कि बृहद ज्वार कब आता है, किन दिनों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो बृहद ज्वार जो हमारे होते हैं कब आते हैं भैया, ये पूर्णिमा को भी आते हैं और अमावस्या को भी आते हैं, ठीक है। अमावस्या को हमारा सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्रमा जो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जो है इसमें आपका दोनों हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका, ए और बी दोनों हो जाएगा, कि जो सी वाला कह रहा है कि हमारे जो बृहद ज्वार है किन किन दिनों में आते हैं, ये हमारा जो है पूर्णिमा को भी आता है और जो है अमावस्या को भी आता है। क्लियर है, तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओजीए वाले सक्सेस जी, संजीव जी का भी आ गया है ना। अब देखिए अमावस्या को हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य है, क्या होता है भैया, जब जो सूर्य है, सूर्य चंद्रमा, क्लास को फिर से एक बार, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 में थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जी अभिलाषा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। 2-3 दिन से आप गायब थी, कोई बात नहीं, चल गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भैया कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, मतलब कि कुछ ना कुछ जो उसमें गड़बड़ झाला है, ठीक है, बताइए, देखना है। कह रहा है जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में ना होकर समकोण पर होते हैं, समकोण पर होते हैं, तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है
और दूसरा कह रहा है लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा केवल एक और दो, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। बताइए आप लोग। अभिलाषा जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले जितने भी लोग थे तो आप लोग सब लोग लाइव हो जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्लास बढ़िया एकदम चलाएंगे हम लोग अच्छे से। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। चलिए, अभिलाषा जी का सी आ गया है, मतलब कि 6 का सी। चलिए देखते हैं। कह रहा जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध बिना होकर समकोण पर होते हैं, मतलब कह रहा है कि समकोण पर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं, समकोण पर होते हैं, तब चंद्रमा व सूर्य का जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो जो सूर्य है और चंद्रमा जो है, इसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपके निम्न ज्वार आते हैं। क्या आते हैं भैया? आपके निम्न ज्वार आते हैं। जो पानी होता है, जो जल होता है महासागर का, वो बहुत कम आता है ना, निम्न ज्वार होते हैं। और इसमें ज्वार की ऊंचाई भी समान ज्वार से कम होती है भैया। निम्न ज्वार आएंगे तो ऊंचाई भी कम होगी, तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा कह रहा है लघु ज्वार की उत्पत्ति जो होती है कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष, आप दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, के सप्तमी या अष्टमी को होती है। तो बिल्कुल आपका जो है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। क्लियर है? चलिए, अभिलाषा जी का सही था, सक्सेस जी, ओजी वाले सबका बढ़िया सही आया है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित है? उच्च ज्वार से क्या लाभ संबंधित है? एक कह रहा है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दूसरा कह रहा है कि उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। और तीसरा कह रहा है ज्वारी तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। तो इसमें आपको कूट बताना है, यहाँ पर कूटना आपको है। केवल एक और दो सही है। बी कह रहा है केवल एक और तीन सही है। सी कह रहा है केवल दो और तीन सही है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। बताइए आप लोग। अभिलाषा जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले सब लोग बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सही होगा बताइए भैया आप लोग। तो कह रहा है, चलिए हल करते हैं इसको, देखते हैं भैया। कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। तो जो उच्च ज्वार होते हैं आपके, ज्यादा मात्रा में पानी आता है, ज्यादा मात्रा में पानी आएगा तो जो आपके जो जहाज होते हैं वो बिल्कुल आपका जो है बंदरगाह तक आ जाते हैं। तो बिल्कुल आपका है नौ संचालन में सहायक होते हैं। बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के कारण जो है दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती है। बिल्कुल जी संदीप जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका, काफी दिन बाद आए हैं, कोई बात नहीं। 7 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका है। तो आपका ये भी सही है भैया। जब उच्च ज्वार आएंगे तो काफी मात्रा में जल आता है तट के किनारे, और जल आएगा तो उसमें मछलियां भी रहती हैं, आपकी फिशिंग भी होती है। बिल्कुल आपका हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है ज्वारी तरंगों द्वारा जल विद्युत उत्पादित की जाती है। बिल्कुल आपका है, जल विद्युत उत्पादित की जाती है ज्वारी तरंगों द्वारा, बिल्कुल होती है आपका। तो आपका 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, आपका है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ऑल इज वेल, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए ना, सब ईश्वर की कृपा है ना, प्रभु श्री राम की सब कृपा है, अच्छा होना चाहिए सब है। अभिलाषा जी है, संदीप जी है, सक्सेस है, ओजी वाले सबको है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। कह रहा है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य बताना आपको है। कौन सा जो आपका इसमें असत्य है? कह रहा है गर्भ महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। बी कह रहा है कि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। सी कह रहा है लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जल धाराएं हैं। और डी कह रहा है कि महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 7 की एनसीईआरटी आपकी है। तो इसमें केवल कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे रहते हैं ना, कॉन्सेप्ट रहते हैं।
तो अभिलाषा जी का भी 8 कस्सी आ गया है, संदीप जी का आ गया। चलिए देखते हैं, बिल्कुल है ना, हल करते हैं इसको। कह रहा है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल आपकी जो गर्म होती है, जी संदीप जी ठंडी है, लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि आपकी जो गर्म महासागरीय धारा है आपके भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। बिल्कुल आपकी जो होती है, आपकी जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर आपकी गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, और वो किसके, और ये ध्रुवों की ओर आपकी जो इस तरफ है, इस तरफ जाती है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ठंडी जलधाराएं जो होती हैं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। बिल्कुल कह रहा है कि आपको जो यहाँ पर है ध्रुवों से जो है आपके निम्न अक्षांशों की ओर जाती है, ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि लेब्राडोर महासागरीय जो धाराएं हैं उष्णकटिबंधीय आपकी है, नहीं नहीं उष्ण नहीं आपकी है, ये आपकी है आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी भैया है, लेब्राडोर की जो है ठंडी जलधारा है। आपका गलत हो जाएगा, उष्ण नहीं होगी, आपकी ठंडी होगी। क्या होगी भैया, आपकी ठंडी होगी, गलत हो जाएगा, पकड़ लिए। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। और चौथा कह रहा है कि महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल आपकी है ना, जो आपने सुना होगा जो पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा होती है, वहीं से जो है हमारा अल नीनो और ला नीनो जो प्रभावित होता है। तो आपका जो है ये भी सही है, तो आपका जो असत्य हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य उत्पाद क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए आपका है वह क्षेत्र जहां शीत जलधाराएं बहती हैं, बी कह रहा है वह क्षेत्र जहां गर्म जलधाराएं बहती हैं, सी कह रहा है वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, और डी कह रहा है समुद्र का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास है। क्वेश्चन नंबर आपका है संदीप जी। अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई भैया आपको संदीप जी, आपके लिए चलिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। आपका नेट क्वालिफाई हो गया, इस संस्थान की तरफ से, ओपन जीएस अकादमी की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक खुशखबरी आपके लिए भी है कि एक हमारी जो ऋचा बहन, हमारी बेटी है जो आती है, हमारी बहन है, ठीक है, उसका भी है, उसने बताया था कि उस दिन उसका जो है नेट क्वालिफाई हो गया है। तो ये सबके लिए खुशी है कि आपका है, ऋचा जी का बहुत बढ़िया हो रहा है। जी अभिलाषा जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप जी को और ऋचा जी को भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उम्मीद है कि आपको नेट ही नहीं, आप जेआरएफ भी आप क्वालिफाई करेंगे। चलिए बहुत शानदार ना। तो बताना है, क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए भैया देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो वह क्षेत्र जहां पर जो क्या है, वह क्षेत्र जहां पर जो है गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं आपस में, ठीक है, वो आपका तो आपका क्या माना जाता है, वो आपका माना जाता है आपका सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो आपका सी वाला हो जाएगा कि जहां पर आपकी जो गर्म जलधारा है और आपका जो शीत जलधारा मिलती है ना। तो आपने देखा होगा जब कनाडा के आप पूर्वी साइड में जाएंगे, कनाडा के पूर्वी साइड में जाएंगे आप, पूर्वी साइड में, पूर्वी क्षेत्र में, तो आपको वहां पड़ता है न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र है, न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है। वहां पर जो है ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं मिलती हैं। तो वहां पर जो है सर्वोत्तम जो है मत्स्य क्षेत्र है, काफी अच्छा है वहां पर। क्लियर है आपका? तो आपका हो जाएगा जी संजीव जी, वेरी गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका। अभिलाषा जी ग्रांड बैंक, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, जी बिल्कुल ग्रांड बैंक, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और आपका न्यू फाउंडलैंड भी है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो नीचे से आपकी जाती हैं गर्म जलधाराएं हो गई, और ऊपर से आपकी आती है ठंडी जलधारा आती है, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। जी बहुत शानदार संदीप जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, वही आपका न्यू फाउंडलैंड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, कह रहा है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए आपका है चीनी भाषा से, बी आपका है फ्रेंच से, सी आपका है जर्मन भाषा से, और डी आपका है जापानी भाषा से। बताना है आपको। जी बिल्कुल लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के मिलन स्थान पर, बहुत बढ़िया, वेरी शानदार ना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। बताना आपको है कि सुनामी जो शब्द है इसका किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, बताइए आप लोग। सुनामी, तो 10 का डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जापानी हो जाएगा ना।
दो शब्दों से बना है आपका, एक आता है आपका तसु और एक आता है आपका है नामी, है ना, ठीक है। तो तुसु मतलब क्या होता है आपका, नामी मतलब क्या होता है, तरंग होता है, क्लियर है, तरंग हो गया। तो जो तरंगे आपके बंदरगाह पोर्ट पर आती है आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी है, जापानी सबसे बड़ा है, क्लियर है। चलिए बहुत शानदार ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। ऑप्शन एक आपका है तापमान, दूसरा आपका है नमी, तीसरा आपका है मिट्टी की परत की मोटाई और चौथा आपका है वन्यजीव। तो कूट यहाँ पर आपका दिया है, कूट है आपका एक कह रहा है कि केवल एक, बी कह रहा है कि 2, 3 और 4, सी कह रहा है 1, 2 और 3 और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, बताइए आप लोग कि इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए आप लोग क्या होता है, ठीक है। 11 में सी होगा, अभिलाषा जी का भी सी आ रहा है, संदीप जी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा भैया, इसमें चौथा नहीं होगा। तो आपका एक है तापमान, भी किसी आपकी जो वनस्पति होती है, ठीक है, वनस्पति जो होती है मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, वहाँ का तापमान क्या है, कम है, ज्यादा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है कि आपका उपोष्ण है कि आपका शीत कटिबंध आपका है पड़ता है, ठीक है, वहाँ की वनस्पति कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, ठीक है, वर्षा कितनी हो रही है। तो तापमान बिल्कुल आपका हो जाएगा। नमी बिल्कुल आपका जो आर्द्रता आपकी जो होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो भी आपको निर्भर करती है कि आपकी कितनी अच्छी वहाँ की आपकी वनस्पति होगी, बिल्कुल हो जाएगा। और मिट्टी की परत की मोटाई, ये भी आपका है कि वहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, ठीक है, उसमें ह्यूमस है कि नहीं है, कितनी मात्रा में है, आपका सही हो जाएगा। लेकिन वन्यजीव नहीं, वन्यजीव जो आपका है ये आपका नहीं हो जाएगा। वन्यजीव जो है किसी भी स्थान की जो वनस्पति की, ठीक है, वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सक्सेस जी, अभिलाषा जी, संदीप जी, सबका बढ़िया रहा, संजीव जी का भी डी कर रहे हैं, अच्छा पहले कटा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में चलिए देखते हैं। कह रहा है ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तीसरा कह रहा है इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। और चौथा कह रहा है इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। और यहाँ पर आपका कोड दिया गया है, एक कह रहा केवल 1 और 2 सही है, बी कह रहा केवल 3 और 4, सी कह रहा केवल 1, 2, 3 और डी कह रहा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का, बढ़िया इत्मीनान से आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से दीजिए आंसर आप लोग। तो 12 का सी आ रहा है, देखते हैं भैया, हल करते हैं ना, हल करते हैं, गुणा भाग लगाते हैं इसमें ना, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपके जो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये आपकी जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है इसी के जो आसपास पाए जाते हैं, ठीक है, आपकी जो है भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा आपकी है, ठीक है, इसी के आसपास पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही आपका है, तभी तो भैया सदाबहार वन कहे जाते हैं, क्योंकि है यहाँ पर वर्ष के 365 दिन सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, हाँ जी, पूरी तरह नहीं लेकिन पाए जाते हैं ना। चलिए, और दूसरा कह रहा है इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, बिल्कुल आपका है भैया, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो क्षेत्र गर्म होता है, गर्म होगा तो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होगा तो संघनन होगा, तो फिर क्या होता है, वर्षा होती है, तो यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा कह रहा है इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। भैया कैसे पहुंचेगा, जब यहाँ पर भैया सदाबहार वन है, इतने बड़े बड़े वन होते हैं, बहुत गहीर वन होते हैं, आप अमेजन का देख लीजिए, आप जो अमेजन का जंगल है, ठीक है, जो अमेजन का जंगल है, इतने बड़े बड़े पौधे वहां पर पेड़ पाए जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है नीचे पहुंच ही नहीं पाता है, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं, पूरी तरह से नहीं गिराते हैं भैया, पूरी तरह से नहीं गिराते हैं, हल्का फुल्का गिरा देते हैं, है ना। अगर पूरी तरह से गिरा देंगे तो इनको हम काहे कहेंगे, सदाबहार वन काहे कहेंगे भैया कि सदाबहार है, गलत हो जाएगा,
चौथा आपका गलत हो गया, तो आपका सही हो जाएगा 1 2 3। तो है 3 किस में है? सी में है। क्लियर है भैया? अभिलाषा जी, अभिलाषा जी, संदीप जी बताइए, क्लियर है आपका? तो 12 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? आपका ए कह रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, और दूसरा कह रहा है कि इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं या फिर गिरा देते हैं। कूट आपका है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और डी कह रहा है कि ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। बताइए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा। ठीक है, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 में क्या सही होगा, कौन सा सत्य है। 13 में सी दे रहा है संदीप जी, सी दे रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया दे रहा है आंसर, अच्छा लगता है भैया, आप सबसे प्रथम आंसर दे देते हैं। चलिए, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बोल रहा है भैया, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, जैसे हमारा नीम का पेड़ हो गया, नीम का हो गया, और भी जो आपका आम का पेड़ होगा, ये क्या होते हैं आपके पर्णपाती वन होते हैं, क्योंकि ये एक खास मौसम में है, ये अपने जो है पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे इस समय हमारा वसंत चल रहा है, वसंत ऋतु, तो क्या होता है ये पेड़ अपनी जो पत्तियां गिरा देते हैं, तो बिल्कुल आपका है, मानसूनी वन भी कहलाते हैं, बिल्कुल आपका है। कह रहा है कि इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, बिल्कुल कह रहा है भैया, बिल्कुल सही आपका है, क्योंकि जो शुष्क मौसम होता है तो जल संरक्षित करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि जो पत्तियां होती है पत्तियों से वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो जो पेड़ का पानी सूख जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेड़ डेथ हो जाएगी पेड़ की। तो इसीलिए जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि जो है जल का वाष्पीकरण ना हो, बहुत कम मात्रा में हो ना, तो आपका हो जाएगा, तो आपका सी दोनों सही हो जाएगा भैया, आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है, चलिए ये पढ़ते हैं, है ना। कह रहा है, एक कथन कह रहा है कि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताओं को बताते हैं? ऑप्शन ए आपका है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी कह रहा है शीतोष्ण सदाबहार वन, सी कह रहा है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन, और डी कह रहा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। बताइए आप लोग, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग जी। संदीप जी का सी आ रहा है, संदीप जी सी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। चलिए 14 का सी दे रहा है, ओजी वाले बी दे रहे हैं। चलिए भैया देखते हैं, कह रहा कि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। चलिए सही बात है। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, ये भी आपका चलो सही है, ठीक है। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पत्ते गिराने की बात नहीं की गई है। अभिलाषा जी, संदीप जी है, बिल्कुल अभिलाषा जी का भी आया है, संदीप जी, यहाँ पर पत्ते गिराने की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाएंगे, बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं ये वन, जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा समानता महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर ना, पूर्वी किनारे पर होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। और आप कह रहा है कि इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम, है ना, बहुत कठोर और बहुत मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। क्लियर है? तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा जी। समीरा खान जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका समीरा जी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार जी, बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है। चलिए देखते हैं 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में बताना आपको? शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। फिर दूसरा कह रहा है इस प्रकार के वन अधिकांशतः
उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है इस प्रकार के वनों के वृक्ष जो है अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। कूट आपका है केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, और डी आपका है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम जो है इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भैया क्या बता रहा है इसमें। ठीक है, 15 का जो है क्या दे रहा है बताइए भैया आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 का ओजीए वाले डी दे रहा है, संदीप जी भी डी दे रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया। क्या कह रहा है समायरा खान जी, आई थिंक सी। भैया सोचिए मत, थिंक। देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। इसके पहले क्या आया था आपका, शीतोष्ण सदाबहार वन आया था। ठीक है, कह रहा कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर, मतलब है कि उच्च अक्षांश कौन होते हैं आपके, जब आप भूमध्य रेखा से, जब आप जो है भूमध्य रेखा से जब आप उत्तर की ओर जाएंगे या फिर आप भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर आएंगे तो आपका अक्षांश उच्च अक्षांश होता है। कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर मतलब है आप जैसे जैसे आप ठंडे स्थान की ओर जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भैया आपका, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल कह रहा है भैया आपका, क्योंकि उत्तर पूर्वी जो अमेरिका आपका ठंडा प्रदेश है। ठीक है, आपका जो पश्चिमी यूरोप वो भी ठंडा प्रदेश है, वहां मिलते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर तीसरा कह रहा है इस प्रकार के वनों के जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं, क्योंकि पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन है तो पर्णपाती वन अपने पत्तियां गिरा देते हैं शुष्क मौसम में। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊपर सभी हो जाएंगे। क्लियर है जी, आई लव माई ड्रीम जी, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है किस प्रकार के वन प्रदेश को जो है हम विश्व का फलोद्यान कहते हैं, फलोद्यान कहते हैं। ऑप्शन ए आपका है जी संजीव जी, डी बहुत शानदार। ए आपका कह रहा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी कह रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, सी कह रहा है शीतोष्ण सदाबहार वन, और डी कह रहा है भूमध्य सागरीय वन। बताना आपको क्वेश्चन नंबर जी संदीप जी का तो बहुत फास्ट आंसर आ गया है भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बताइए आप लोग। भूमध्य सागरीय, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो भूमध्य सागरीय वन है, ये आपके जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं ये आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकतर जो आपके खट्टे फल पाए जाते हैं, अधिकतर जो है खट्टे फल। ठीक है, कैसे फल, खट्टे फल, जैसे आपका हो गया संतरा वगैरह हो गया ना, संतरा हो गया, ये आपके जो है कहाँ पाए जाते हैं, आपके भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है, यहाँ की जो जलवायु भूमध्य सागरीय होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 16 का डी हो जाएगा। चलिए ऋचा जी का भी आ गया, डी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सभी लोग जान लीजिए कि हमारी जो ऋचा जी हैं प्यारी बहना है, तो ऋचा जी का भी जो है जी गुड इवनिंग, स्वागत है। ऋचा जी का भी जो है नेट क्वालिफाई हुआ ज्योग्राफी से, और संदीप जी का भी जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो है नेट क्वालिफाई हो गया है ऋचा जी। तो दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग जो है नित्य प्रतिदिन जो है नए नए आयाम आप लोग स्थापित करिए, बहुत स्वागत है आपका। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, बताइए आप लोग। ऑप्शन कथन आपका एक है पश्चिमी भाग में, दूसरा कह रहा है पूर्वी भाग में, तीसरा है दक्षिण पश्चिमी भाग में, और चौथा कह रहा है उत्तरी भाग में। तो बताना है आपको कि किस भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन कूट आपका है 1 और 3, दूसरा कह रहा है बी कह रहा है कि 2 और 4, सी कह रहा है 1, 3 और 4, और डी कह रहा है 1, 2, 4। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर हम 17 है। ठीक है, कि महाद्वीपों के किन भागों में जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है भैया, बताइए आप लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं भैया, हल करते हैं। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, वो जो हमारा महाद्वीप होता है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी भाग में। देखिए जैसे ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप को जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में हो जाएगा।
बिल्कुल सही है। और तो जो दक्षिण पश्चिम भाग है, जो आपका ये वाला भाग होता है, ये आपका दक्षिण हो गया, आपका पश्चिम ये वाला जो क्षेत्र होगा यहाँ पर, तो है जो आपका हो जाएगा 1 और 3। कौन हो जाएगा भैया? 1 और 3 जो है कि जो किसी भी आपका जो महाद्वीप हो गया। आपकी क्लास कब से स्टार्ट होती है? जी हमारी क्लासेस जो है ये हमारी जो एनसीईआरटी की है चल रही है, ये 4 बजे होती है ज्योग्राफी की। उसके बाद शाम को 6 बजे होती है पॉलिटी की होती है। और फिर जो है आपकी सुबह क्लास होती है हमारी। चलिए आपको हम बताएंगे, आखिरी तक बने रहिए आप लोग ना। हम आपको सब बाद में आखिरी में बता देंगे कौन सी क्लास कब चलती है, ठीक है? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप भी पढ़ा रहे हैं, है ना? आपकी जो है 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है? 1 और 3 क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, 17 का ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का, संदीप जी का, सबका बढ़िया आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। कह रहा है शंकुधारी है, शंकुधारी वनों, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़ना आपको है। बता रहा भैया ध्यान पूर्वक पढ़ना है, किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेना है ना, क्योंकि है अगर थोड़ा सा आप चूक गए तो आपको दुर्घटना हो सकती है, आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक? चलिए कह रहा है कि एक कह रहा है शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। और चौथा कह रहा है कि शंकुधारी वनों को टाइगा भी कहा जाता है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहा है कि 1, 2 और 4, बी कह रहा है कि 2, 3 और 4, सी कह रहा है केवल 3 और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। बताइए आप लोग 18 का आंसर दीजिए कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, दीजिए आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18। 18 का अभी किसी का नहीं आया, चलिए देखते हैं, है ना? हल करते हैं, हल करते हैं भैया, हल करते हैं। कह रहा है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 और 70 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, चाहे आपका उत्तरी गोलार्ध में हो गया, चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। तो बिल्कुल कह रहा है आपका सही है, तो आपको जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं बिल्कुल सही आपका है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हिमालय हमारा भी आपका ऊंचे पर है, पड़ता है भैया आपके 50 के ऊपर पड़ता है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है इसमें कि शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे होते हैं, कठोर होते हैं, पर्णपाती होते हैं। तो ये वृक्ष आपके छोटे नहीं होते, आपके बड़े वृक्ष होते हैं, और ये कठोर नहीं, ये आपके मुलायम होते हैं। और आपके जो ये पर्णपाती बता रहा है, पर्णपाती प्रकार के होते हैं, तो आपका गलत हो गया, तो आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? गलत हो जाएगा जी संदीप जी, बिल्कुल जी। आपने जो तीसरा जी बिल्कुल बहुत शानदार। और चौथा कह रहा है आपका कि शंकुधारी वनों को टाइगा, हाँ इनको हम टाइगा वन भी बोलते हैं। शंकुधारी जो वन होते हैं इनको हम टाइगा बोलते हैं जी, बिल्कुल। 3 सारा रंग आपका है, तो राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही आपके हैं, तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? हमने कहा था आपको कि आपको जो है यहाँ पर लिखा है ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर जी बिल्कुल अभिलाषा जी का भी आ गया है 18 के। चलिए 19 में है। इधर आपका सूची 1 दिया गया है और इधर आपका सूची 2 दिया गया है। इधर इसमें क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है और शंकुधारी वन है। उधर आपका चीड़, देवदार है, आयस है, बीच है, सागवान है, सागौन जिसको बोलते हैं, सागौन, सागवान, साल होता है। और डी आपका है आबरूस, महोगनी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। आप लोग आंसर कीजिए, मिलाइए आप लोग। विजुअल है ना, दिख रहा है ना अच्छे से? तो अभिलाषा जी, ऋषा जी का बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए भैया देखते हैं किसका भी आ रहा है। ऋचा जी का भी आ रहा है। चलिए देखते हैं, लियो भाई देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तो कौन आता है आपका? आपनूस हो गया, महोगनी हो गया ना, आपका क्या हो गया? आपका आपनूस हो गया, महोगनी हो गया, चौथा हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड है। उसके बाद क्या हो गया आपका? फिर हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो आपका जो है सागवान हो गया, आपका जो साल हो गया, ये आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, क्योंकि जो अपने पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया। फिर कह रहा है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन, तो आपका हो जाएगा आयस, एक प्रकार का पेड़ है, और आपका बीच जो है पेड़ है, आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन है, आपका 2 हो जाएगा।
और फिर कह रहा शंकुधारी वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टाइगा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम टाइगा बोलते हैं ना, टाइगा वन भी बोलते हैं, अभी हमने बताया था आपको। तो इसका क्या हो जाएगा आपका चीड़ और जो देवदार है आपका शंकुधारी वन है, तो आपका हो जाएगा एक, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 किस में है आपका, बी वाले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्लियर हो जाएगा। चलिए जी 4 3 2 1 जी बिल्कुल सक्सेस जी, ओ जी वाले बी आ जाएगा। अभिलाषा जी का भी आया है, संदीप जी का, संजीव जी सी नहीं होगा बी होगा इसमें, बी सी नहीं होगा बी होगा ना, सी नहीं होगा आपका बी होगा। 4 3 2 1 ना, उष्णकटिबंधीय आपका जो है आपका अभनूस हो जाएगा सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपका सागौन हो जाएगा, साल हो जाएगा, और शीतोष्ण पर्णपाती वन में आयस हो गया, बीच हो जाएगा, और आपका जो शंकुधारी है जिसको हम टाइगा बोलते हैं आपके चीड़ और देवदार होंगे, ठीक है, जो आपके ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है भैया कि उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन एक कह रहा है, चलिए भैया विचार करना है। कथन एक कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। और तीसरा कह रहा है कि अफ्रीका का शमाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा आपका असत्य बताना है, असत्य कौन सा है, ठीक है, गलत बताना है। ए आपका है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, और सी कह रहा है केवल तीन, और डी कह रहा है केवल दो, एक और दो। कौन सा इसमें आपको बताना है गलत है, बताइए भैया आप लोग, कौन सा जो इसमें गलत है, गलत बताना आपको है। चलिए भैया देखते हैं कौन सा कौन सा गलत होगा, देखते हैं भैया कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर गलत देखना है। चलिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। क्या सही बात है, बताइए क्या सही बात है कि आपके जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है केवल आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं? नहीं भैया, ये भूमध्य रेखा जो आपकी ये होती है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से उत्तर भी पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा से दक्षिण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक सही हो जाएगा। चलिए आपका गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। ई कहाँ से भैया हो गई, छोटी नहीं होती है, ये बड़ी होती है भैया। जो उष्णकटिबंधीय जो घास होती है आमतौर पर छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। ये जो घासें हैं बड़ी होती हैं। आपका जो है एक और दो दोनों सही हो जाएगा, तो आपका डी वाला है। आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हो, एक ने जो आंसर दे दिया, आपने जो है किसी ने जो है डी नहीं दिया कि जो है यहाँ पर जो छोटी दिया है, छोटी नहीं होती भैया, वहां पर भूमध्य रेखा पर है तो वहां पर जो है लंबी लंबी घासें होती है। कैसी होती है, लंबी लंबी घासें होती हैं, घासें लंबी होती है वहां की, क्योंकि वहां पर जो साल के 12 महीना बरसात होती है, तापमान ऊंचा रहता है, हमेशा वर्षा होती रहती है। किसी ने नहीं दिया, बताइए आप लोग, अभिलाषा जी, संजीव जी, डी बिल्कुल अब दे रहे हो ना। चलिए अच्छी बात नहीं होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भैया, एनसीईआरटी है, अगर थोड़ा सा आप लोग हल्के में ले लोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं ना, समझना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण है, कथन एक कह रहा है कि ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। अब देखिए भैया ये आ गया है, आपको बताना है शीतोष्ण घास स्थल के बारे में, बताइए आप लोग, ठीक है, बताना है शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। 21 में सी दे रहे हो भैया आप लोग। चलिए देखते हैं, हल करते हैं ना, पूरा भाग लगाते हैं इसमें। 33 का सी दे रहे हैं भैया। चलिए 21 को बताते हैं। कह रहा है कि ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। आपका जो हो गया, आपका ये पृथ्वी हो गई, ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गई जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा हो गई। और मध्य अक्षांश आपका यहाँ होता है ना, आपका यहाँ पर होता है लगभग 45 डिग्री के आसपास, यहाँ पर 45 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है आपका, जो हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो कर्क रेखा से उत्तर की ओर, और हमारी जो मकर रेखा, मकर रेखा से दक्षिण की ओर जो हमारे घास स्थल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम शीतोष्ण घास स्थल बोलते हैं। तो आपका सही हो जाएगा, ए आपका सही है।
और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है यहाँ की जो है कि घास आमतौर पर छोटी होती है और पौष्टिक होती है, तो बिल्कुल भैया कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, तापमान कम रहता है, तो है यहाँ की जो घास है छोटी होती है, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके विपरीत हो जाएगा आपका जो आपका सदाबहार जो आपका हुआ था उष्णकटिबंधीय वाला था, उसके आप विपरीत हो जाएगा आपका शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हो जाएगा इसमें सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, यहाँ पर आपको सत्य बताना था। क्लियर है, बढ़िया आया सबका, ओजीए वाले सक्सेस जी सबका बढ़िया आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। उपर्युक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संदर्भ में बताई गई हैं, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए आपका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी आपका है ध्रुवीय क्षेत्र, सी है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, और डी आपका है शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। बताना आपको है ये विशेषताएं किसके बारे में कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, बताइए आप लोग किसके बारे में सही है। संदीप जी ने 22 का पी दे दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार यार। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, बहुत कम मात्रा में। कम मात्रा में कहाँ मिलेगी आपकी, जो आपका है, जब आपका सबसे उत्तर में जाएंगे, आप सबसे दक्षिण में जाएंगे, जहाँ पर जो है आपका ध्रुवीय क्षेत्र होता है, तो बहुत सीमित मात्रा में वनस्पति मिलती है। बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि यहाँ पर केवल काई है, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो है साल के 12 महीना क्या है, वहाँ पर ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है और वर्षा कम होती है। तो किसके बारे में बताया गया आपका, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, बहुत सबसे ठंडे होते हैं ना, ये काफी ठंडा होता है, यहाँ पर काफी ठंडा क्षेत्र होता है ना ये ध्रुवीय वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु बहुत कम होती है। तो जो है अभिलाषा जी जा रही है, कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, जाइए भैया आप। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। कह रहा है 23 में नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, कह रहा है शवाना है, वेल्ड है, कंपोस्ट है, उपर्युक्त में से कौन से जो है आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। ए कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 2, 3 और 4, सी कह रहा है केवल 1, 3 और 4, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है अरे कहाँ है, चलिए भैया कोई बात नहीं, कोई काम होगा, सबको काम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, बताना इसमें कौन से जो आपके हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, आपको बताना है कौन से इसमें जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल बताना आपको। ठीक है, सी दे रहे हैं 1, 3 और 4। चलिए भैया देखते हैं, 1, 3 और 4 दे रहे हैं भैया, हमारे संदीप भाई दे रहे हैं 1, 3 और 4। तो बिल्कुल पकड़ ले गए भैया। आपका जो वेल्ड है, वेल्ड कहाँ पाया जाता है, वेल्ड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपका, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर पाया जाता है आपका, और दक्षिण अफ्रीका में। और ये कैसा है भैया, है ये है शीतोष्णकटिबंधीय है। कैसा है, शीतोष्णकटिबंधीय है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। शीतोष्ण आपका है, तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका जो ये वाला है सही है, ये भी सही है आपका। लानोस है, कंपोस्ट सवाना, सवाना आपका अफ्रीका में पाया जाता है, लानोस हमारा वेनेजुएला में पाया जाता है, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, और कंपास भी है ब्राजील में आपका है। तो आपका हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिचा जी हैं, सक्सेस जी हैं, ओजीए वाले हैं, सबका बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। कह रहा है कि निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है। अच्छा, एक बार आपका उष्णकटिबंधीय दिया है, एक बार शीतोष्ण। चलिए बताना आपको कि शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन है। ए आपका है पंपास है, बी आपका, दूसरा आपका प्रेरी है, तीसरा आपका वेल्ड है, चौथा आपका है स्टेपी है, पांचवा आपका है डाउन्स। बताना आपको कौन से जो है इसमें शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 में, 24 में डी दे रहे हैं भैया, 24 में डी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, डी दे रहे हैं। तो हमारा जो पंपास है, जो पंपास है, ये हमारा कैसा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और कहाँ पाया जाता है, ये हमारा है अर्जेंटीना में है। पंपास कहाँ पर है भैया, अर्जेंटीना में पाया जाता है। बहुत शानदार, पंपास हो गया। प्रेरी आपका, प्रेरी कहाँ पर आपका, यूएसए है आपका, जो उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका है आपका प्रेरी है।
प्रीरी घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है, ये भी आपका सही हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ पर है? स्टेपी यूरोप में है, ये भी सही हो जाएगा। और डाउन्स कहाँ पर है? ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि है शीतोष्ण घास का मैदान। तो आपका जो है पांचों सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है, सभी जो दिए गए हैं आपके, पंपास हो गया, प्रेरीज हो गया, वेल्ड हो गया, स्टेपीज हो गया, और जो डाउन्स है ये सभी जो है पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 का डी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। चलिए भैया, मानव बस्तियों के संबंध में एक कह रहा है कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। बताना है आपको उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। सत्य बताना आपको है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। वाह संदीप जी, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए, क्या कह रहा है भैया, हल करते हैं इसको। लगाते हैं गुणा भाग इसमें। कह रहा है कि वे स्थान, हमको मानव बस्तियों के बारे में बताना है आपको, ठीक है, कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे हम मानव बसाव स्थान कहते हैं। बिल्कुल, बसाव मतलब क्या होता है? बसना। स्थान कहाँ, किसी स्थान पर बसना होता है। तो जहाँ पर मानव रहता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मानव रहता है, सभ्यता हमारी रहती है, ठीक है। जहाँ पर बस्तियां विकसित होती हैं, भवन घर बने होते हैं, बस्तियां होती हैं, ठीक है ना। मानव रहने के लिए क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं? आपको, हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है। खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए हमको भवन चाहिए। भवन ज्यादा मात्रा में भवन बनते हैं तो हमारी बस्तियां बन जाती हैं। जी, प्रतिभा जी का 25 का ए आया, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। तो आपका हो जाएगा ए वाला, चलो सही हो गया। फिर दूसरा कह रहा कि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी जो है अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। भैया नहीं, ये अस्थाई बस्तियों में नहीं रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? ये अस्थाई रूप से रहते हैं, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं कैसे रहते हैं। ये कह रहा है कि घने जंगलों में, तो घने जंगलों में क्या हो गया भैया? तो आपका जैसे घने जंगल में क्या हुआ, जैसे जब बरसात का मौसम आता है तो वहां से लोग चले आते हैं, क्योंकि वहां पर जो कीड़े मकोड़े हैं ज्यादा निकलते हैं बरसात के मौसम में ना। आज के टाइम में मोबाइल भी चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, हाँ बिल्कुल, तभी आप लोग पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ कहाँ पाएंगे ना। क्या घने जंगलों में कह रहा है तो आपका नहीं रहते हैं। गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में, तो जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो लोग ठंडे स्थान की ओर आते हैं, तो अस्थायी बनाते हैं। और जब ठंडी ज्यादा पड़ती है तो लोग गर्म स्थानों की ओर जाते हैं, तो भी आपका गलत हो जाएगा। और आपका है पर्वतों, जो पर्वत के निवासी होते हैं, जब बर्फबारी होती है तो लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, और जब गर्मी बढ़ती है तो लोग चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो आपका हो जाएगा केवल एक सही है, केवल एक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया आया है ना। चलिए, हमारा 26 कह रहा है प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? प्रकीर्ण प्रकार की, ऑप्शन ए आपका है पहाड़ी क्षेत्रों में, बी दूसरा आपका कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में, तीसरा आपका है कथन तटीय क्षेत्रों में, और चौथा कह रहा है कि घने जंगली क्षेत्रों में। कूट आपका है केवल 1 और 3 सही है, बी है केवल 1 2 और 4 सही है, सी कह रहा है कि केवल 2 3 और 4 सही है, डी कह रहा है केवल 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। बताना है आपको प्रकीर्ण प्रकार की जो है बस्तियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। बताइए आप लोग, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां बताइए, 26 का आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया। तो कह रहा है प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं। एक आपकी पाई जाती है, प्रकीर्ण मतलब होता है कि दूर दूर घर बने होते हैं ना। क्या होता है भैया कि दूर दूर घर बने होते हैं। तो आपको जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, आप देखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है हमारा, जैसे हम उत्तराखंड जाएंगे या फिर हम हिमाचल प्रदेश जाएंगे। जी बिल्कुल आपका सही है, जी बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल आपका डी सही है, बहुत शानदार ना। तो क्या हो गया आपका, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में होता है, प्रकीर्ण मतलब होता है कि दूर दूर घर होते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो आपका हो जाएगा दूर दूर होते हैं। और आपका जो घने जंगल होते हैं, यहाँ पर भी लोग है जो दूर दूर बस्तियां होती हैं, प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं। तो आपका हो जाएगा 1 और 4 सही हो जाएगा, रेड आंसर डी वाला हो जाएगा, है ना। मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में क्या होती है, बहुत सघन बस्तियां होती हैं। जो मैदानी क्षेत्र होता है यहाँ पर जो है सघन बस्तियां होती हैं, जहाँ पर हम आप रहते हैं, जहाँ पर इस वर्तमान समय में हम आप रह रहे हैं, क्या है, आपका मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर लोग ज्यादा जनसंख्या होती है और लोग बहुत नजदीक घर बनाकर रहते हैं, आपका जो है सघन क्षेत्र हो जाएगा,
ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला है, केवल 1 और 4। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सड़क का भूमिगत निर्माण है, बताना आपको है कौन सा जो है सड़क का भूमिगत निर्माण है। ऑप्शन ए आपका है फ्लाईओवर, बी आपका है एक्सप्रेसवे, सी कह रहा है सबवे, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं है ना। भूमिगत मतलब ऐसा क्या है, जो भूमिगत, जो भूमि के अंदर से जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, बताइए आप लोग 27 का। तो 27 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा ना, हम लोग सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबवे एक आपका होता है, एक आपका फ्लाईओवर होता है, एक आपका फ्लाईओवर होता है कि हम लोग ऊपर से जाते हैं फ्लाईओवर से, है ना, उड़ते नहीं है लेकिन ऊपर से जाते हैं फ्लाईओवर से। और एक होता है, जब आप देखे होंगे कि हमारा जो होता है जो हमारे कहीं कहीं जब ट्रेन की पटरी हो जाती है तो नीचे से जाता है ना, एक नीचे से जाता है, उसको बोलते हैं सबवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबवे बोलते हैं। क्लियर है, सबवे जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। जो लोग शहर में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सबवे क्या होते हैं, फ्लाईओवर क्या होते हैं। और एक्सप्रेसवे आप जानते ही हैं, द्रुतगामी मार्ग बोलते हैं इसको, एक्सप्रेसवे को। चलिए, सबवे हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, बी आपका है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सी आपका है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, और डी केप काहिरा रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, बताइए आप लोग विश्व का सबसे जो है लंबा रेल मार्ग कौन सा है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है बी, क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड है, जो कि कहां पर है आपका, आपका रूस में है ना, साइबेरियन रूस में है ना, रूस में है, जो कि है सेंट सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग से जो है व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, व्लादिवोस्टॉक एक स्थान है, व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए, बहुत शानदार। तो आपका हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन, जी बिल्कुल, रसिया है ना, रूस को बोलते हैं, रसिया बोलते हैं, तो आपका रूस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां से जो है पूरा जो है इसको पूरा नाप लेता है, वहां से जो है पश्चिमी को पूरब से नाप लेता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका 28 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, कह रहा है कि जल मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जल मार्ग के बारे में, जो आपका वाटरवेज होते हैं, कह रहा है कि कथन एक कह रहा है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। और दूसरा कह रहा है कि केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य बताना है आपको। कथन एक है केवल एक, बी है केवल दो, सी कह रहा है कि एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। अच्छे दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। बताइए आप लोग क्या होगा। 29 का ए कह रहे हैं भैया, संदीप जी ए कह रहे हैं। चलिए देखते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जलमार्ग के बारे में बताना हमको। कह रहा है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल, आपको जो जल वाला, जो आपके जलयान होते हैं जिनमें हमारा हमारा जो है क्या है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सर्वाधिक किससे होता है, हमारा जलमार्ग से होता है ना। जो हमारे वाटरवेज जो है, हमारे जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, क्योंकि सस्ता होता है, ठीक है। हम एक जहाज में जो कई 100 टन हम माल लेके आते हैं, हमारा कच्चा माल आता है, कच्चा हमारा तेल हो गया, ठीक है। आपका सही है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। लेकिन दूसरा कह रहा है कि केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में होता है। नहीं होता है भैया, क्योंकि नदियों के अलावा क्या है, झील भी होती है ना, झील के द्वारा भी होता है। जो आपका है नदियों के अलावा झील का भी, आपने 5 ग्रेट लेक पढ़ी है, ग्रेट लेक्स जो है अमेरिका में है, आपका जो अमेरिका कनाडा में ग्रेट लेक्स है, उसमें जो है, उसमें भी जो है अंतर्देशीय जलमार्ग आपके स्थित है। क्लियर है, तो आपका जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल नदियाँ लगा दिया है। और जहाँ पर आपका केवल नदियाँ लग जाता है, केवल शब्द लग जाएगा, तो आपका वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि सागर, महासागर, झील, बिल्कुल, भाव सागर,
सागर महासागर झील, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी ऋचा जी, वेरी गुड। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, नहीं, अंतर्देशीय अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय अलग होता है। अंतर्देशीय की अगर बात कर रहा है, अंतर्देशीय की अगर बात कर रहा है तो देश के अंदर होता है। जैसे हमारे देश में अंतर्देशीय जलमार्ग है हमारा, जैसे प्रयागराज से आपका हल्दिया तक है ना, ये आपका गंगा, जो गंगा नदी पर बना है, इसको हम अंतर्देशीय बोलते हैं। आपका अंतर्देशीय देश के अंदर है। आपका अंतर्राष्ट्रीय अलग हो जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं की गई है, यहाँ पर जो आपके अंतर्देशीय की बात की गई है कि केवल नदियों के माध्यम से होता है, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि है केवल नदियों से नहीं होता है। आपका अंतर्देशीय जो होता है, ग्रेट लेक्स जो आपके अफ्रीका, यूएसए और आपकी कनाडा में है, उसमें भी जो है व्यापार होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित बताना आपको है। कह रहा है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन अस्थानी पवन होती है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन होती है। और तीसरा कह रहा है कि किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन अस्थाई पवन होती बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर 30 में बताना आपको। 30 को बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देखते हैं। 30 में बी दे रहे हैं, कौन सा कथन सुमेलित है। बी मतलब कि केवल दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया। आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली, मतलब होती है मौसमी पवनें होती है, अपनी दिशा बदलती रहती है, आपका मौसमी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन लेकिन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन अस्थानी नहीं होती भैया। कौन सी होती है? ये आपकी होती है अस्थाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी अस्थाई हो जाएगी। क्लियर है? आपकी अस्थाई होती है ना, एक निश्चित दिशा में चल रही है, वर्ष भर चल रही है। बहुत बढ़िया है ना। और तीसरा कह रहा है कि किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या एक दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या फिर एक दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को क्या बोलते हैं हम? अस्थानी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, इसको हम अस्थाई नहीं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम अस्थानी बोलते हैं, जिसको हम लोग लोकल विंड बोलते हैं ना। आपकी हो गई, लोकल विंड हो गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऋचा जी का भी आया, प्रतिभा जी का बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए, तो क्लास का समय भी हो गया है और हमारी जो है क्लास भी समाप्त हो गई है। ठीक है, चलिए। और ये अपना आ गया धुआंधार प्रचार, देख लिया आप लोग। ठीक है, ये हमारा चल रहा है ओपन जीएस एकेडमी की तरफ से, जो है सफलता बैच चल रहा है, ओपन जीएस एकेडमी का है। 100% सटीक रणनीति के साथ जो है बिल्कुल हमारी क्लासेस जो 5 तारीख से शुरू है और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। और इसका जो लाभ ले रहे हैं हमारी ऋचा जी हो गई, प्रतिभा जी हो गई, जितने भी लोग सक्सेस जी हैं, ओजी वाले हैं, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, लगातार देखते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूज भी जा रहा है और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैं जो प्रश्नों के माध्यम से है हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत शानदार स्वागत है आपका। चलिए, तो फिर है जिसको भी है अगली क्लास जो है, अगली क्लास पॉलिटी जो है एनसीईआरटी की है। पॉलिटी एनसीईआरटी की है 6 PM पर। तो आप लोग बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। ठीक है, थोड़ा सा चाय पानी कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसी के साथ क्लास अपनी ओवर करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।